हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. सो अगेन आई एम हेयर टू प्रेजेंट अ न्यू सेशन एंड टेक अ न्यू क्लास फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द पेपर 2 एग्जामिनेशन रिलेटेड टू कॉमर्स that is going to be conducted by UGC NTA इन जून 2023 और दिसंबर 2023 के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी इन क्लासेस को अच्छे से देख सकते हैं. सो मैंने जो ये क्लासेस स्टार्ट किए हैं, जो मैंने ये इनिशिएटिव लिया, इसमें मैं 100% शॉर्ट टॉपिक्स करवा रहा हूँ, जिसमें से एनटीए ने क्वेश्चन पूछा है. आप चाहे जौन सा मर्जी प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देख लो, उसमें से इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया है और फ्यूचर में भी क्वेश्चन आएंगे. सो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल, क्योंकि एब्सोल्युटली फ्री कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ. जितने भी हमारी फैमिली में मेम्बर्स जुड़ सके उतने ही आप उतना शेयर करो. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आज के सेशन का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज यू शेप्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की और उसकी कुछ अजम्पशंस. देखो, जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो लॉन्ग रन में यू शेप्ड होता है. अब इसके पीछे कुछ एजम्पशंस हैं, जिनमें से सबसे पहली आती है जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है वो प्रिवेल करते हैं स्मॉल लेवल ऑफ आउटपुट में, जिसका मतलब ये है कि जो एवरेज कॉस्ट है वो डिक्रीज करती है जैसे आउटपुट इंक्रीज करता है. अब जो ये होता है, ये फिनोमिना जो हो रहा है, इसके कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, जिनमें से सबसे पहले आ जाता है स्पेशलाइजेशन हो गई, डिवीजन ऑफ लेबर होगी, बल्क बाइंग हो गई. अब नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, डिसइकोनॉमिस ऑफ स्केल प्रिवेल करते हैं लार्जर लेवल ऑफ आउटपुट पे. अब इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है जब जैसे कि आउटपुट इंक्रीज करता है. अब ये क्यों होता है? ये होता है फैक्टर्स लाइक कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स होगी, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज होगी, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी होगी. ये कारण से जो इकोनॉमिस ऑफ स्केल है वो प्रिवेल करना स्टार्ट कर देती हैं और जो एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. देखो, जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है सबसे पहले एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होती है, लोएस्ट पॉइंट पे आती है, फिर आउटपुट के साथ वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है. इसी कारण जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है फर्म का वो यू शेप्ड होता है. अब जो बेनिफिट्स हैं डिवीजन ऑफ लेबर के और स्पेशलाइजेशन के हैं वो ज्यादा एक्रू करते हैं लोअर स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे, जिसका मतलब ये होगा जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो ज्यादा होएगी. क्योंकि इसका कारण क्या है? क्योंकि तब जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं और स्पेशलाइजेशन का स्कोप बहुत ज़्यादा है. अब जो मैनेजरियल एफिशिएंसीज है दीज आर प्रोन टू हायर स्केल ऑफ ऑपरेशन. जैसे बिजनेस का स्केल ऑफ ऑपरेशन हाई होता जाता है तब मैनेजरियल इनएफिशिएंसीज आने लगते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो बहुत लार्ज हो जाता है, जो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो स्लोअर हो जाता है और कम इफेक्टिव हो जाता है, यानी लेस इफेक्टिव. सो ये थे कुछ अजम्पशन जिनके कारण जो एवरेज कॉस्ट कर्व है लॉन्ग रन में यू शेप्ड होता है. अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं. हम करने जा रहे हैं कैश फ्लो री इन्वेस्टमेंट अजम्पशंस. उसकी क्या अजम्पशन? देखो, जो आपके कैश फ्लो राइज होते हैं इनको री इन्वेस्ट किया जाता है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में. उसकी कुछ अजम्पशंस हैं. सबसे पहले इसमें ना कुछ इंटरेस्ट रेट्स यानी कुछ रेट्स आते हैं, उनमें से सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल. देखो, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए अगर हमने उसको एक्सेप्ट करना है. अब ये रिफ्लेक्ट करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, किसी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट रेदर देन अदर अल्टरनेटिव्स विद सिमिलर रिस्क प्रोफाइल्स. यानी अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी हमें क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है अगर हम वही पैसा और कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते जिसकी जो रिस्क प्रोफाइल है वो बिल्कुल सिमिलर होगी. इसमें जो सेकंड हमारे पास आता है वो आता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. ये एक डिस्काउंट रेट है that makes the net present value of an investment project equal to 0. यानी कि जो ये वो डिस्काउंट रेट है जिससे हम क्या करते हैं, जितनी हमारे प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसको हम इक्वल टू 0 कर सकते हैं. ये रिफ्लेक्ट करता है एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न को जो कि एक प्रोजेक्ट टर्न करेगा अपने पूरे लाइफ स्पैन में. नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है रिस्कलेस रेट. अब जो रिस्कलेस रेट होता है ये एक थ्योरेटिकल रेट ऑफ रिटर्न है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए जिसका 0 रिस्क होगा. अगर मैं इसके आपको एग्जांपल दूं तो गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया. अब ये रिफ्लेक्ट करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को विदाउट एनी रिस्क प्रीमियम. इसमें जो फोर्थ आता है वो आता है मार्केट रेट. अब ये प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है सिमिलर इन्वेस्टमेंट के लिए इन अ मार्केट. अब ये कब
शायद ना रिफ्लेक्ट करे कोई स्पेसिफिक रिस्क को या रिटर्न करेक्टरिस्टिक को उसी प्रोजेक्ट की। अब जो डिस्काउंट रेट है ये यूज़ किया जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज को फाइंड करने के लिए। सो होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन कर रहे हैं। अब हम करने जा रहे हैं एमएम अप्रोच और उसकी कुछ अजम्पशंस जिनमें से पेपर में क्वेश्चंस आए हैं। देखो एमएम अप्रोच के लिए सबसे पहले तो एफिशिएंट कैपिटल मार्केट का होना जरूरी है, जिसमें कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होगी, कोई टैक्सेस नहीं होंगे, कोई असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा इन्वेस्टर्स का मार्केट के प्राइसेस पे। अब जो ये अप्रोच है ये अज्यूम करती है कि जो कैपिटल मार्केट्स हैं वो परफेक्ट हैं और जो इन्वेस्टर है वो रेशनली बिहेव करेंगे। सेकेंड इसमें जो अजम्पशन आती है वो आती है इन्वेस्टर की रेशनैलिटी की, जिसका मतलब क्या है, जो इन्वेस्टर्स हैं जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो होमोजीनियस हैं। अब ये एक्सपेक्टेशंस उनकी फ्यूचर अर्निंग्स के रिगार्डिंग होंगी और जो उनके जो एक्सपेक्टेशन इवन उनके जो रिस्क हैं उनके रिगार्डिंग भी होंगी। अब जो ये एमएम अप्रोच है ये अज्यूम करती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज की यूजिंग एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट फॉर ईच रिस्क क्लास। नेक्स्ट इसमें जो आता है वो आता है 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो, जिसका मतलब है जो फर्म है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपनी सारी की सारी अर्निंग्स को एज डिविडेंड्स और वो अपने पास कुछ भी रिटेन नहीं करनी, कोई भी हिस्सा अर्निंग्स का अपने पास रिटेन नहीं करते फॉर री इन्वेस्टमेंट। अब जो ये अप्रोच है ये अज्यूम करती है कि जो डिविडेंड पॉलिसी है फर्म की वो वैल्यू या कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती। सो फ्रेंड्स होप सो आपको इतना अच्छे से समझ आ गया। सो अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, मेरी सीरीज अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, क्योंकि 100% शॉर्ट टॉपिक्स को मैं कवर अप कर रहा हूँ। सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, हम कुछ कंपोनेंट्स करने जा रहे हैं क्रेडिट पॉलिसी के। देखो कंपोनेंट्स करने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम कंपोनेंट्स को देखते हैं डिटेल में। देखो कंपोनेंट्स आते हैं क्रेडिट पॉलिसीज में जिसमें सबसे पहले आता है क्रेडिट एनालिसिस। ये वो प्रोसेस है इवेल्युएट करने का क्रेडिट वर्दीनेस और रिस्क प्रोफाइल को जितने भी आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनके। अब ये इन्वॉल्व क्या करता है, इसमें चेकिंग की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, क्रेडिट हिस्ट्री की चेक किया जाता है, रेफरेंसेस को चेक किया जाता है, जितने भी आपके कस्टमर्स के रिलेटेड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको ऑब्टेन किया जाता है। सेकंड इसमें आती हैं टर्म्स ऑफ सेल। अब ये वो कंडीशंस हैं जिन पे फर्म सेल करती है अपने गुड्स और सर्विसेज को अपने कस्टमर्स को ऑन क्रेडिट। अब इसमें क्रेडिट पीरियड हो गया, कैश डिस्काउंट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, लेटर पेमेंट के, वो सब कुछ इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट इसमें आता है कलेक्शन पॉलिसी। अब ये सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर है जो फर्म फॉलो करती है अपना जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स है जो उन्होंने कस्टमर से पैसा लेता उनको रिकवर करवाने में। इसमें क्या होता है, फर्म रिमाइंडर सेंड करती है, इनवॉइसेस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स भेजती है, नोटिस भेजती है कस्टमर को, अगर जरूरत पड़े तो लीगल एक्शन भी ले सकती है फर्म। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आ रहा है अफेक्ट्स ऑफ मल्टीप्लाइंग सीरीज बाय अ कांस्टेंट गेन। देखो हमारे पास जैसे आपको पता है स्टैट में अलग अलग तरीके की सीरीज होती हैं। अगर हम पूरी की पूरी सीरीज को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बाइवेरिएट डाटा को, उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं। देखो जो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो स्क्वायर रूट है वेरिएंस का। अब जो वेरिएंस है वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ कांस्टेंट की के। सो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ के मतलब क्या ना क्या जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट है और जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट के स्क्वायर के बराबर है। सो इन शॉर्ट जो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन है वो प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ के रिगार्डिंग। सेकंड इसमें हमारे पास आता है कोवेरियंस, जो दो वेरिएंस के बीच में होता है, दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन्स। यानी अगर आप अपने डाटा की डेविएशंस मीन से ले रहे हो उसकी क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू, उससे हम कोवेरियंस कह देते हैं। देखो जो कोवेरियंस है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट के। नेक्स्ट हमारे पास आता है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो मेजर करता है एक मोनोटोनिक रिलेशनशिप को दो वेरिएबल्स के बीच में उनके रैंक्स के बेसिस पे। अब जो ये रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ये इनवेरिएंट है कोई भी मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन में, चाहे वो किसी भी वेरिएबल की हो। सो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं पूरी सीरीज को किसी पॉजिटिव कांस्टेंट के उसके क्या होगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव कांस्टेंट के से, उससे क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा, रैंक्स रिवर्स हो जाएंगे और उससे साइन चेंज होगा जस्ट। इसमें नेक्स्ट एक आता है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, वो बिल्कुल अनअफेक्टेड रहता है अगर हम उसके मल्टीप्लाई करते हैं बाय कांस्टेंट के, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। अगर हम पूरी वन ऑफ द सीरीज को मल्टीप्लाई करते हैं चाहे पॉजिटिव के से चाहे नेगेटिव के से, कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिल्कुल अनअफेक्टेड रहेगा, क्योंकि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है इसको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है डिवाइड करने के। अब इसको डिवाइड किससे किया जाता है, बाय कोवेरियंस ऑफ द प्रोडक्ट
ऑफ दी स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी जो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन उनके कोवेरियंस के प्रोडक्ट्स के इनको डिवाइड करके नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है जो भी आपकी एक भी सीरीज है वो जिसको हमने किया है बाय केस है वो कैंसल आउट हो जाती है इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है डेट आर रिलेटेड टू क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ जेड, जो कि वन टेल्ड और टू टेल टेस्ट में आते हैं। देखो जो क्रिटिकल वैल्यू होती है जेड की टू टेल टेस्ट में, जिसमें आपका अल्फा 0.01 है, उसकी वैल्यू होती है 2.575, जिसका मतलब क्या है, अगर आपका सिग्निफिकेंस लेवल 0.01 का है तो जो आपका रिजेक्शन रीजन होगा टू टेल टेस्ट के लिए उसके में जो z की वैल्यूज होंगी या तो वो लेस देन -2.575 होगी या तो वो ग्रेटर देन 2.575 होगी। सेकेंड इसमें जो आता है जो क्रिटिकल वैल्यू है z की वन टेल टेस्ट के लिए, जिसमें अल्फा 0.05 है, उसकी वैल्यू 1.96 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सिग्निफिकेंस लेवल अगर 0.05 है दैट इज इक्विवेलेंट टू 5%, तो जो आपका रिजेक्शन रीजन है वन टेल टेस्ट के लिए उसमें दो वैल्यूज होंगी z की, या तो इधर 1.96 नेगेटिव से ये लेफ्ट टेल्ड होगा और या तो ग्रेटर होगी 1.96 पॉजिटिव के जो कि राइट टेल्ड होगा। अब इसमें जो आता है देखो जो क्रिटिकल वैल्यू है z की लेफ्ट टेल टेस्ट के लिए जिसकी अल्फा 0.01 है वो होती है -2.33, जिसका मतलब है अगर आपका सिग्निफिकेंस लेवल 0.01 का है तो रिजेक्शन रीजन है जो लेफ्ट टेल्ड का होगा जिसमें वैल्यू z की लेस देन -0.233 होगी। सो ये तो बेसिकली वैल्यूज है, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, इनके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं अप्लाई होता। सो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। आप कुछ स्टडी करने जा रहे हैं कुछ इंसेंटिव स्कीम्स को जो है डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट अर्निंग्स के साथ। सबसे पहले जो हाल से प्लान है ये एक तरीके का ग्रुप इंसेंटिव स्कीम है जो पे करती है ग्रंटेड टाइम वेज प्लस अ बोनस अगर आप अपना वर्क कंप्लीट कर देते हो इस इन लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम। इसमें जो बोनस की कैलकुलेशन होती है वो होती है एज अ परसेंटेज ऑफ द टाइम सेव, यूजली 50%। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम रेट के साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है रोवन प्लान। अब ये अगेन एक ग्रुप इंसेंटिव स्कीम है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें ग्रंटेड टाइम वेज दी जाती है प्लस बोनस दिया जाता है अगर आपने अपना काम कंप्लीट कर दिया लेस देन स्टैंडर्ड टाइम में। अब जो ये बोनस होगा इसको कैलकुलेट किया जाता है एज अ रेशियो ऑफ टाइम सेव टू स्टैंडर्ड टाइम, यानी आपने जितना टाइम सेव किया उसको हम रेशियो में कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड टाइम और उस रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं जितनी आपके टाइम वेज अर्नड है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास ब्यूडेक्स प्लान। अब जो ये ब्यूडेक्स प्लान है ये एक इंडिविजुअल इंसेंटिव स्कीम है जो मेजर करते हैं कि आपका आउटपुट इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड मिनट्स और यहाँ ब्यूडेक्स पॉइंट जो वर्कर है वो अर्न करते हैं ग्रंटेड टाइम वेज प्लस बोनस, जितना वो अब बोनस किसके लिए होगा जितना वो एक्सीड करेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट से। यानी जो बोनस की कैलकुलेशन है वो भी परसेंटेज में होती है, यूजली 75% होता है ऑफ टाइम सेव। जितना आपने टाइम सेव किया उसकी परसेंटेज को हम मल्टीप्लाई करते हैं टाइम रेट के साथ। लास्ट इसमें जो हमारे पास आता है वो आता है एमरसन्स एफिशिएंसी प्लान। अब अगेन ये एक इंडिविजुअल इंसेंटिव स्कीम है। इसमें अगेन ग्रंटेड पे की जाती है ग्रंटेड टाइम वेज प्लस बोनस। अब ये बोनस दिया कि जाता है जब आपने यानी आपके वर्कर ने इंडिविजुअल ने अचीव कर लिया या एक्सीड कर लिया एक सर्टेन लेवल ऑफ एफिशिएंसी को। अब जो ये एफिशिएंसी की कैलकुलेशन होती है ये होती है एज अ रेशियो ऑफ एक्चुअल आउटपुट टू स्टैंडर्ड आउटपुट, यानी आपने जो आपके एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस किया उसका क्या रेशियो है आपके स्टैंडर्ड आउटपुट से, उससे हमें अपनी एफिशिएंसी पता चल जाती है। अब जो बोनस की कैलकुलेशन होती है वो एज अ परसेंटेज की जाती है जितनी आपने टाइम वेज अर्न की है विच इंक्रीज विद द एफिशिएंसी। जैसे जैसे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी सिमिलर वे में आपका बोनस भी इंक्रीज करेगा। अब नेक्स्ट इसमें ना गैंट टास्क सिस्टम आता है जो कि एक इंडिविजुअल इंसेंटिव स्कीम है जो पे करती है या तो हायर पीस रेट अगर आपने अचीव कर लिया या एक्सीड कर लिया अपने स्टैंडर्ड आउटपुट को, या वो एक लोअर टाइम रेट आपको देगी अगर आप उन स्टैंडर्ड को या आपके एक्चुअल आउटपुट को अचीव नहीं कर पाए। सो नेक्स्ट जो टॉपिक पे हम मूव ऑन कर रहे हैं वो आ रहा है फंक्शंस आ रहे हैं लोअर मैनेजमेंट के। देखो जैसे आपको पता है हमारे पास 3 तरीके के मैनेजमेंट होते हैं, लोअर मिडल एंड अपर, टॉप मिडल एंड लोअर। उसमें से कुछ हम फंक्शंस करने जा रहे हैं जो है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के। सो सबसे पहले देखो जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है सबसे पहले तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डिसिप्लिन को मेंटेन करना वर्कर्स के अमंग। जिस भाई अब ये डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगा, वो रूल्स को रेगुलेशंस को जो भी ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करेंगे, जो वर्क इवन वो ये भी इंश्योर करेंगे कि वर्कर उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। इवन वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करेंगे, कोई ग्रीवेंसेस हो रही हैं उसको सेटल डाउन करेंगे जो आपके वर्कर के अमंग राइज हो रही हैं, चाहे वो वर्कर्स के आपस में हो या वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में हो। इवन वो ट्रेनिंग
प्रोवाइड करेंगे वर्कर्स को, जिसका मीन्स है वो कि जितनी भी नेसेसरी स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड है एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए, जो भी नॉलेज वर्कर के द्वारा रिक्वायर्ड है किसी भी टास्क को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म करें, वो प्रोवाइड की जाएगी थ्रू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इवन वो मोटिवेट करेंगे और वर्कर्स की डेवलप करेंगे ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सके और क्वालिटी ऑफ वर्क भी इंप्रूव हो सके। लास्ट इसमें आता है वो मेंटेन करेंगे गुड ह्यूमन रिलेशंस, जिसका मतलब यह वो इस्टेब्लिश करेंगे और मेंटेन करेंगे कॉर्डियल हो गया कोऑपरेटिव रिलेशनशिप वर्कर के साथ, एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट की जाएगी। इवन वो कम्युनिकेट करेंगे अच्छे से वर्कर के साथ, उन्हें अच्छी फीडबैक और रिकॉग्निशन प्रोवाइड करेंगे। एक ना इसमें मिडिल लेवल का फंक्शन है। देखो जो एग्जीक्यूट किया जाता है ना वर्क, जो टॉप मैनेजमेंट वर्क पॉलिसीज बनाती है उनको मिडिल लेवल मैनेजमेंट एग्जीक्यूट करती है। जितने भी प्लान्स हैं और पॉलिसीज हाई लेवल पे बनाए जाते हैं उनको एग्जीक्यूट मिडिल लेवल करती है और एट द एंड लोअर लेवल उन पे असल में काम करते हैं, वर्क परफॉर्म करती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है क्रेडिट, जो कि क्रिएशन ऑफ क्रेडिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स है, उनकी कुछ लिमिटेशंस। देखो सबसे पहले ना ये इन शॉर्ट इस टॉपिक को घुमाया गया है। जो क्रिएशन ऑफ क्रेडिट है, कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट को क्रिएट करते हैं, जो उसकी लिमिटेशंस है, यानी वो बेसिकली जो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स है जो उसको कंट्रोल करते हैं वही हम इसमें स्टडी करेंगे। देखो सबसे पहले तो आता है अमाउंट ऑफ कैश, यानी ये वो कैश का अमाउंट है जो कमर्शियल बैंक पोजेस करते हैं अपने पास, और यहाँ उनको आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशियो रखना पड़ता है। अब ये जो आपका अमाउंट है ये अफेक्ट करता है कमर्शियल बैंक की पावर को क्रेडिट क्रिएट करने में या आगे बोरोर्स को मनी लेंड करने में। अगर तो सीआरआर को बढ़ा दिया गया, यानी कमर्शियल बैंक्स के पास जो रिजर्व्स उनके कैश का वो कम हो जाए क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो उनकी क्रेडिट क्रिएशन पावर है वो रिड्यूस हो जाएगी। सेकेंड इसमें आता है जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इन शॉर्ट यानी ओवरऑल जो मॉनेटरी पॉलिसी है सेंट्रल बैंक की, वो मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है, इंटरेस्ट रेट्स हैं जितनी इकोनॉमी को उनको रेगुलेट करती है। इसमें कुछ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनमें से सबसे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, एसएलआर हो गया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया, जो इन्फ्लुएंस करते हैं क्रेडिट क्रिएशन को बाय कमर्शियल बैंक। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रल बैंक रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है, उससे क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो इंक्रीज हो जाएगी और जिससे जो उनकी लैंडिंग एक्टिविटी आगे कस्टमर्स को पैसा लैंड करने की वो रिड्यूस हो जाएगी, जिससे क्रेडिट क्रिएशन पावर रिड्यूस हो जाएगी। इवन सप्लाई या जो कोलैटरल सिक्योरिटी वो भी अफेक्ट करता है। अब ये होता है कि इट इज एसेट ऑफ प्रॉपर्टी दैट अ बोरोअर रजिस्टर्स टू लेंडर एज अ गारंटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। देखो जब कोई भी बोरोअर यानी कस्टमर बैंक से लोन लेता है उसे कुछ ना कुछ एज अ सिक्योरिटी, जिसे हम कोलैटरल सिक्योरिटी प्लेज करना पड़ता है बैंक के पास, चाहे वो कोई एसेट हो चाहे प्रॉपर्टी हो, जो कि बैंक को ये गारंटी देता है कि कस्टमर बैंक का लोन रीपे करेगा ही करेगा। अब ये भी हेल्प ऑन करती है कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन की पावर को कंट्रोल करने में के लिए, क्योंकि अगर तो हायर सप्लाई होगी वैल्यू और उसकी जो वैल्यू है कोलैटरल सिक्योरिटी वो हायर होगी, इससे जो क्रेडिट क्रिएशन है वो हायर होगी और वाइस वर्सा। नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं जो है हमारा वेज आरबीआई कैन अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। कुछ ऐसी वेज जिनमें से क्वेश्चन आया जिससे आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। देखो इनमें से सबसे पहले आता है जो हमारा ट्रेजरी बिल रेट है उसको चेंज करने से जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। जो ये आपका ट्रेजरी बिल रेट है ये क्या होता है, ये वो रेट है जिसपे आरबीआई इशू करता है शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैनेज करने के लिए लिक्विडिटी को और मनी सप्लाई को इकोनॉमी में। यानी जो ट्रेजरी बिल रेट है ये इन्फ्लुएंस करता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को और लेंडिंग रेट्स को मनी मार्केट में, और कॉस्ट ऑफ फंड्स जो कमर्शियल बैंक है उनको अफेक्ट करता है, और इवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कॉस्ट ऑफ फंड्स को भी अफेक्ट करता है। सेकेंड इसमें क्या आता है, बैंक रेट को चेंज करने से क्या होता है, अब ये बैंक रेट है वो रेट है जिसपे आरबीआई लेंड करता है फंड्स कमर्शियल बैंक को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस। जो बैंक इस रेट को इन्फ्लुएंस करके लॉन्ग टर्म बोरिंग और लेंडिंग रेट्स को क्रेडिट मार्केट में और अफेक्ट कर सकता है। इवन इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन डिसीजंस जितने भी हाउस होल्ड और फर्म के वो भी इस रेट्स के चेंज होने से अफेक्ट होते हैं। इसमें सेकेंड आता है फिक्स, अगर आरबीआई मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट फिक्स कर देता है टाइम डिपॉजिट्स का जो कस्टमर बैंक के पास करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एफडी, वो भी इंटरेस्ट रेट्स के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। देखो अब जो ये होते हैं जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है टाइम डिपॉजिट में, ये सेविंग्स और स्पेंडिंग बिहेवियर डिपॉजिट का अफेक्ट करता है। ये इन्फ्लुएंस करता है अवेलेबिलिटी फंड्स की जो कमर्शियल बैंक के पास है फॉर लैंडिंग और इवन फॉर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हम करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। यानी देखो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टडी करने जा रहे हैं जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के हैं, जिनमें से सबसे पहले हम करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन। देखो ये वो टूल्स और मेथड्स हैं जो डिलीवर करते हैं मैसेज को कस्टमर के पास। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एडवर्टाइजमेंट होगी, पब्लिक रिलेशंस हो गए, डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, इवन सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जो हमारे प्रोडक्ट्स और ये वो ऑफरिंग्स है जो एक ब्रांड प्रोवाइड करता है कस्टमर को एंड फॉर्म करता है बेसिस मैसेज का। अब जो ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इसमें फीचर्स हो सकते हैं, बेनिफिट्स हो गया, क्वालिटी हो गया, डिजाइन हो गया, पैकेजिंग हो गया, प्राइसिंग हो गया इन पॉलिसीज की। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं चैनल्स। अब चैनल्स वो मीडियम्स और प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू जो मैसेज है वो ट्रांसमिट किया जाता है कस्टमर को। चैनल्स में प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, ऑनलाइन मीडिया हो गया, मोबाइल मीडिया हो गया, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के। अब नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो हम फैक्टर्स को स्टडी करने जाते हैं जो प्राइस सेंसिटिविटी को रिड्यूस करते हैं। देखो इनमें से सबसे पहले आता है बायर्स कैन नॉट स्टोर दी प्रोडक्ट, यानी कि इसका क्या मतलब है, जो बायर्स हैं उनको खरीदना ही पड़ेगा प्रोडक्ट, तभी खरीदना पड़ेगा जब उनको जरूरत है। वो उसकी वो लोअर प्राइसेस की फ्यूचर में एडवांटेज को नहीं ले सकते। इससे क्या होता है, वो ये फैक्टर उनको लेस सेंसिटिव बना देता है टू प्राइस चेंजेस इन दी प्रेजेंट। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, जो बायर्स और पेरिशेबल गुड्स के बायर्स हैं वो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उनकी जो सेंसिटिविटी है प्राइस की वो कम होती है, जो एज कंपेयर टू द बायर्स जो ड्यूरेबल गुड्स के हैं, जिनके जो लाइक फर्नीचर और अप्लायंसेस को परचेज करते हैं। सेकंड आता है जो प्रोडक्ट हम यूज करें दैट शुड बी इन कंजंक्शन विद द एसेट्स प्रीवियसली बॉट। मतलब क्या, जो बायर्स जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स में, जिन्होंने उनकी वैल्यू को इंक्रीज किया था प्रोडक्ट की, वो लेस विलिंग होते हैं टू स्विच टू चीपर अल्टरनेटिव्स दैट नॉट मे बी कंपैटिबल विद देयर एग्जिस्टिंग एसेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, देखो जो बायर्स हैं प्रिंटर कार्ट्रिजेस का वो लेस प्राइस सेंसिटिव है देन बायर्स ऑफ प्रिंटर, बिकॉज उनको पता है दे हैव ऑलरेडी बॉट द प्रिंटर, यानी उन्होंने प्रिंटर तो खरीदा ही, उनको पता है उनको कार्ट्रिज लेना ही पड़ेगा अगर प्रिंटर को यूज करना है। सेकेंड इसमें जो थर्ड मेन फैक्टर आता है, यानी जो प्राइस सेंसिटिविटी को रिड्यूस करता है, वो है पार्ट ऑफ द कॉस्ट जो बॉर्न की जाती है बाय अनदर पार्टी। इसका मतलब क्या होगा, देखो बायर्स को कई बार सारा का सारा प्राइस पे नहीं करना पड़ता प्रोडक्ट का, वो कुछ प्राइस ट्रांसफर कर देते हैं या किसी को शेयर करवा देते हैं अदर बंदों को। अब ये क्या है, ये उनको लेस कंसर्न बना देता है अबाउट द प्राइस चेंजेस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, देखो जो बायर्स ले रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ले रहे हैं, वो लेस प्राइस सेंसिटिव हो गए देन द बायर्स ओवर द काउंटर ड्रग्स। यानी अगर तो आपको जो ड्रग्स मिल रही हैं, यानी आपके जो मेडिसिन मिल रही हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, अगर तो आपको ओवर द काउंटर मिल रही है यानी आपकी ज्यादा प्राइस सेंसिटिविटी होगी, और अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं सो आपकी प्राइस सेंसिटिविटी कम होगी। देखो ओवर द काउंटर प्राइस सेंसिटिविटी क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि वो आपको ऑन द स्पॉट लेनी पड़ती, जबकि जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है उनमें आप इंश्योरेंस का बेनिफिट ले सकते हो, सब्सिडीज ले सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So friends, again I am requesting you do like, subscribe and share my channel ताकि हम अपनी फैमिली को ग्रो कर पाएं। नेक्स्ट हम जो हमारे टॉपिक पे मूव ऑन कर रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने जा रहे हैं कुछ ऑनलाइन और सोशल मीडिया मार्केटिंग की। देखो सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं वो आती हैं लाइक पर्सनल हो गया, रिच हो गया, टाइमली हो गया, इंटरेक्टिव हो गया, अप टू डेट। यानी पर्सनल क्या मतलब, देखो जो आपके ऑनलाइन और सोशल मीडिया मार्केट है वो आपको अलाउ करती है डायरेक्ट और कस्टमाइज्ड कम्युनिकेशन आपके इंडिविजुअल और ब्रांड के बीच में। यानी इवन आपके जो भी ब्रांड्स हैं वो अपनी ऑडियंस को सेगमेंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेफरेंसेस, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके टेलर या मैसेज। इनमें से अगर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बनाऊं तो देखो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है ना कैरेक्टरिस्टिक, उनमें से सबसे पहले रिच आती है। देखो जो मैंने आपको पर्सनल कराई है एक सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक, इसे हम बहुत अलग सिचुएशन में कंसीडर करते हैं। रिच का क्या मतलब है, जो ऑनलाइन और सोशल मीडिया मार्केटिंग वो डिलीवर करती है मल्टीमीडिया कंटेंट जो बहुत इंगेजिंग होता है, इंफॉर्मेटिव होता है, एंटरटेनिंग होता है। इवन इसमें टेक्स्ट को यूज किया जाता है, इमेजेस को यूज किया जाता है, वीडियोस को यूज किया जाता है, ऑडियो को यूज किया जाता है, एनिमेशंस को यूज किया जाता है, और इसके अलावा कई और फॉर्मेट को यूज किया जाता है ब्रांड के मैसेज को कन्वे करने के लिए और इवन वैल्यू प्रोपोजिशन को कन्वे करने के लिए। इसमें जो होता है इसमें
लिवरेज की जा सकती है यूजर जनरेटेड कंटेंट को, जैसे कि रिव्यूज हो गया, टेस्टिमोनियल्स हो गए, स्टोरीज हो गए, इवन क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी ब्रांड की इन्हेंस की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इंटरेक्टिव। इसका मतलब क्या है, जो आपकी ऑनलाइन और सोशल मीडिया मार्केट डायलॉग और रिलेशनशिप जो आपकी कस्टमर के साथ है उसको क्रिएट करती है। इवन ये कस्टमर्स को इंकरेज करती है पार्टिसिपेट करने के लिए ब्रांड की एक्टिविटीज में, जैसे कि कॉन्टेस्ट हो गए, पोल्स हो गए, क्विजेस हो गए, सर्विसेज हो गया। इवन ये फोस्टर करती है सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग दी कस्टमर, जिसके क्या अब ये कैसे होगा, यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, कस्टमर अपने ओपिनियंस को, अपनी एक्सपीरियंस को, अपनी रिकमेंडेशंस को शेयर कर सकते हैं। लास्ट जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है वो आती है अप टू डेट, इसका मीनिंग क्या है, जो कस्टमर है उनको इन्फॉर्म किया जाता है अबाउट द लेटेस्ट न्यूज़, ऑफर्स के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, इवन सर्विसेज जो ब्रांड प्रोवाइड करता है जो लेटेस्ट है उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। अब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाता है, चैनल्स यूज़ किए जाने हैं कम्युनिकेशन के, जिनमें लाइक कस्टमर को रियल टाइम पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इवन वो कस्टमर के पास जो कंटेंट है उसको रेगुलेटली अपडेट करते हैं, जो इंटरेस्ट और इंटेंशन कस्टमर की मेंटेन करके रखता है। सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करने जा रहे हैं, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय रिसिशन। देखो अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट, देखो ऑलरेडी ये टॉपिक मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, अगेन इससे क्वेश्चन अराइज होता है। सो इसको अगेन स्टडी करते हैं। देखो कुछ आपको मैं टर्म्स या स्टेटमेंट्स बताता हूँ या कुछ सिचुएशंस बता रहा हूँ जिसमें कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जाता है थ्रू रेसिशन। देखो सबसे पहले जब एग्रीड पार्टी अपनी राइट को एक्सरसाइज करती है, अपनी ऑप्शन को एक्सरसाइज करती है टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, जिसका मतलब ये है कि पार्टी जिसके साथ कुछ रॉन्ग हुआ है, अब रॉन्ग कैसे हुआ, ब्रीच होने के कारण या मिस रिप्रेजेंटेशन करने के बाद अपोजिट पार्टी ने कोई ब्रीच कर दिया या मिस रिप्रेजेंटेशन करते, यानी उसके जो पार्टी के साथ गलत हुआ उसके पास ऑप्शन होती है कैंसिल करने की कॉन्ट्रैक्ट को और फ्री करने से ऑब्लिगेशंस को। इसको क्या देते हैं, रेसिशन बाय ब्रीच और रेसिशन बाय फ्रॉड। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था बी के साथ एक पेंटिंग सेल कर दिया, जो कि वो क्लेम कर रहा था ये एक ओरिजिनल वर्क है फेमस आर्टिस्ट का, बट बी को लेटर ऑन पता चला कि जो पेंटिंग है वो फेक है और वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर देता है। सो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स ही नहीं कर पाता है। सो इसको कहते हैं रेसिशन। नेक्स्ट इसमें जो आता है, जब क्या होता है, जब कोई भी, अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होंगी, यानी वेयर नोन ऑफ द पार्टीज हैज परफॉर्म्ड इट्स पार्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड नो अदर पार्टी हैज ऑब्जेक्टेड अगेंस्ट इट, यानी दोनों ही पार्टीज ने अपने कॉन्ट्रैक्ट पे जो परफॉर्मेंस है कुछ लंबे समय के लिए उसको परफॉर्म ही नहीं किया और इवन किसी पार्टी ने उस पर ऑब्जेक्ट ऑन भी नहीं किया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स को स्टडी करने जा रहे हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में आती है। देखो इसमें सबसे पहले जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अपनी नेसेसिटीज के लिए, जिसका मतलब क्या है कि जो माइनर है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है उन गुड्स और सर्विसेज के लिए जो इसेंशियल है उसकी एग्जिस्टेंस और बेनिफिट के लिए। इवन जो कॉन्विक्ट है वो cannot enter into a valid contract and sue unless he or she is expressly disqualified law from doing so। यानी जो कॉन्विक्ट है वो एंटर कर सकता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में और स्यू कर सकता है अगर लॉ ने उसे एक्सप्रेसली डिस्क्वालीफाई नहीं किया किसी भी कारण। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है, हम कुछ लॉसेस को कवर करने जा रहे हैं। अगेन दीज आर रिपीटेड टॉपिक, यानी वो लॉसेस जिसको हम फ्रॉम बिजनेस इनकम में डिडक्ट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। सबसे पहले जो करने जा रहे हैं, लॉस इनकर्ड इन क्लोजिंग डाउन द बिजनेस। अगर आप अपने बिजनेस को क्लोज डाउन कर रहे हो, उसमें आपको कुछ लॉस हो रहा है, उसको हम एज अ डिडक्शन नहीं अवेल कर सकते, क्योंकि जो ये लॉस है ये सेसेशन से और डिसकंटिन्यूएशन से हुआ है, इसे एज अ डिडक्शन हम यूज नहीं कर सकते। इट इज नॉट अलाउड एट डिडक्शन बिकॉज जो ये लॉस है ये एक कैपिटल लॉस है, ना कि रेवेन्यू लॉस। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अगर मान लो ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है एक कार के लिए फॉर ₹5 लाख एंड इफ ए क्लोजेस डाउन हिज, और यानी ए ने बी के साथ, इसकी ना एग्जांपल ये वाली आप रहने दो, बेसिकली जो इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ए क्लोज डाउन कर रहा है अपने बिजनेस को एंड सेल कर रहा है अपने एसेट्स को लॉस पे, सो वो क्लेम नहीं कर सकता उस लॉस के अमाउंट पे। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें आता है वो आता है लॉस जो इनकर किया गया डैमेज में और डिस्ट्रक्शन में कैपिटल एसेट्स के, जिसका मतलब क्या, अगर आपका कोई लॉस अराइज हो रहा है इंपेयरमेंट से या लॉस से किसी भी वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट की, तो हम उसको बिजनेस से एज अ डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन ये एक तरीके का कैपिटल लॉस है, ना कि रेवेन्यू लॉस।
लास्ट जो इसमें आता है वो आता है लॉस अगर सस्टेन किया गया है बिजनेस के कमेंस होने से पहले। अब जो ये लॉस है ये एक प्री ऑपरेटिव और प्रेपरेटरी स्टेज के साथ रिलेटेड है, सो इसे भी एज अ डिडक्शन नहीं अलाउ किया जाता क्योंकि जो ये लॉस है ये एक्चुअल कैरिंग के साथ रिलेटेड नहीं है बिजनेस की एज इट, ये तो बेसिकली एक इंसिडेंटल है। सो जो अगर मैं आपको इसमें कुछ और लॉसेस बताऊं, सो अगर आपको कोई लॉस हो रहा है स्टॉक इन ट्रेड में या आपके एनिमी एक्शन के या उसको हम एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं क्योंकि वो एक रेवेन्यू नेचर के होते हैं। नेक्स्ट हमारा आज के सेकंड लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को स्टडी करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो कि प्रेजेंटेशन क्या है ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये स्टैंडर्ड सेट आउट करता है जितने भी आपके रिक्वायरमेंट्स है फॉर द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनको आपने अकॉर्डिंग टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर करना है। सेकंड हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक्स का। अब ये स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करता है कि एंटिटी ने किस तरीके से प्रिपेयर कर और प्रेजेंट कर दिया अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब उसकी जो फंक्शनल करेंसी है वो करेंसी होती है एक हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी की। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 37 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 जो प्रोविजन का कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट एसेट्स का है। अब ये स्टैंडर्ड इंश्योर करता है एप्रोप्रिएट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया और मेजरमेंट बेसिस जिनको अप्लाई किया जाएगा प्रोविजंस पे कंटीजेंट लायबिलिटीज और कंटीजेंट एसेट में एंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है नोट्स टू जिससे आपके जो यूजर्स हैं जो अंडरस्टैंड कर सके आपके नेचर और टाइमिंग और अमाउंट इन तीनों चीज़ों का। लास्ट जो सबसे जिसमें से क्वेश्चन आया वो आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 जो कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ये स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करता है प्रिंसिपल्स को प्रेजेंट करने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एंटिटी कंट्रोल करता है जब एंटिटी कंट्रोल करता है वन और मोर अदर एंटिटीज को। अब हमारे आज के सेशन का लास्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग और उसकी कुछ अजम्पशंस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशंस है मार्जिनल कॉस्टिंग की जिनमें से सबसे पहले आता है जितने भी आपके कॉस्ट के एलिमेंट्स हैं हम उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में। जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहती है पर यूनिट ऑफ आउटपुट इररिस्पेक्टिव आपके लेवल ऑफ आउटपुट के जो कि फ्लक्चुएट करता है डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट जो हमारा आपका सेलिंग प्राइस है पर यूनिट वो रिमेन्स अनचेंज और कांस्टेंट रहता है हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे। और लास्ट में जो इसकी मेन असम्पशन जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कांस्टेंट लगेगी एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। सो यहाँ पे आज का मैं आपका सेशन वाइंड अप करने जा रहा हूँ। होप सो जितने भी स्टूडेंट यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय एनटीए एंड यूजीसी नेट 2000 इन जून 2023 एंड दिसंबर 2023 उनको मेरे सेशंस अच्छे लग रहे होंगे, मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा होगा। सो अगेन एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल क्योंकि बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री कंटेंट है। कोई नॉट इवन अ सिंगल पेनी यानी आपको 1 रुपया भी नहीं देना कंटेंट के लिए। आपका ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से 100% एनटीए ने क्वेश्चन पूछा ही है और फ्यूचर में भी एनटीए क्वेश्चन इनके अराउंड ही पुट ऑन करेगा। सो आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं, आज की क्लास को हम फिनिश करें। कल फिर मिलते हैं एक न्यू सेशन के साथ न्यू क्लास के साथ विद न्यू टॉपिक्स दैट आर 100% इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू।